हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जुलाई यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आज के दिन के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो देखने के बाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। आप डिटेल पीडीएफ भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है? तो आर्टिकल 324 में कहा गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दोस्तों दिलाता है राज्यपाल को शपथ, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होना होता है। वर्तमान में भारत के एमएसएमई मंत्री कौन है? तो दोस्तों नए एमएसएमई मंत्री बन गए हैं नारायण राणे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, नितिन गडकरी लगाए हैं। मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी हुई है, नए मंत्री कौन कौन से नियुक्त हुए हैं, किस मंत्रालय के मंत्री नियुक्त हुए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो अपडेट हो जाइए। आप कौन से मंत्री किस विभाग के हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सुरेश रैना की आत्मकथा का क्या नाम है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? बिलीव नाम है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। कुछ स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत गलती भी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। आपको ध्यान से रेगुलर होना है, वीडियो को रोजाना देखना है। ठीक है, और आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इंडियन पॉलिटी कवर कराने की। तो यहाँ से क्वेश्चंस दोस्तों आज भी पॉलिटी के क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे धीरे धीरे जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक, ऐसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जिससे 4 क्वेश्चन करके आप लोग धीरे धीरे करके दवा लेते रहो आयुर्वेदिक की तरह, और आपका सारा कुछ तैयार होता रहे। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दुनिया भर में पॉपुलेशन के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिससे पॉपुलेशन को और ज़्यादा बढ़ाया ना जा सके, क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो इस वजह से लोगों में, नागरिकों में, सरकारों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर। क्या है? राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। पहली बार दोस्तों 1979 में इसे मंजूरी मिली यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। एक्चुअली में 1987 में जनसंख्या जो है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, ये 5 अरब को क्रॉस कर गई थी, 5 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। ठीक है, तो इस वजह से इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा हुई। ज़रूरत पड़ी कि अब लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अभी वर्तमान में बात करें तो दोस्तों दुनिया भर की जनसंख्या 7 बिलियन से ज़्यादा है। कितना? 7 बिलियन, यानी 7 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या है पूरी दुनिया भर में, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना का है। पूरी दुनिया का 18.47% जो है जनसंख्या, ये चाइना में निवास करती है। सेकेंड पर है भारत। भारत में दोस्तों पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर? अब ये तो कुछ फैक्ट हो गए। अभी अगर बात करें भारत में दोस्तों 135 अरब के आसपास में जनसंख्या हो चुकी, और वहीं चाइना में 140 अरब के आसपास में जनसंख्या है। क्लियर? जनसंख्या दोस्तों, भारत में जनसंख्या की गणना की शुरुआत कब से हुई, क्या आपको पता है? 1872 से। पहली बार 1872 में दोस्तों जनसंख्या की गणना की गई थी। ठीक है, तब की गई थी 1872 में, तब दोस्तों लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। इसके बाद 1881 में की गई, 1881 में की गई। अब 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोजित की जाने लगी, ये जनसंख्या की गणना की जाने लगी। यानी 1881, फिर 1891, फिर 1901, फिर 1911। ठीक है, ऐसे कर करके अभी आप देखेंगे तो 1991, 2001, फिर 2011, फिर 2021। अब 2021 में की जानी तो है डाटा। वैसे तो भारत सरकार के पास सब कुछ क्लियर रखा पड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का इकोसिस्टम गांव-गांव तक फैल चुका है, आसानी से सारा डाटा मौजूद तो है, लेकिन अभी लॉन्च नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि पैंडेमिक की वजह से
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, तो अभी कुछ भी इधर उधर हो सकता है। जनसंख्या बहुत सारे उसमें डाटा होते हैं, ठीक है। जनसंख्या में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बताना है, उसमें हर प्रकार का चीज़ें बताना होता है, जैसे कि सेक्स रेशियो क्या है, इलिटरेसी रेशियो क्या है, ठीक है, और मृत्यु दर क्या है, सब कुछ बताना होता है जनसंख्या की गणना जब लॉन्च होती है। तो इस वजह से फिलहाल 2021 के लिए अभी तक नहीं लॉन्च किया गया है, लेकिन जब लॉन्च होगा तो उम्मीद है कि 135 अरब के आसपास में भारत की जनसंख्या होगी। क्लियर? आई होप आप इस क्वेश्चन को अभी तक समझ गए होंगे। अब 11 जुलाई इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग जुलाई मंथ में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका कर लेते हैं रिवीजन। सबसे पहले 1 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, इस दिन 4 दिवस मनाया गया। कौन कौन से दिवस? एक तो दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज डे। एक और दिवस मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और 1 जुलाई को और एक और दिवस मनाया जाता है एसबीआई स्थापना दिवस। एसबीआई स्थापना दिवस यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1 जुलाई 1955 को। एक और दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। तो ये तो हुआ 1 जुलाई। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे पर, जो कि था 3 जुलाई। 3 जुलाई को दोस्तों इस बार फर्स्ट सैटरडे पड़ा था, और प्रत्येक वर्ष जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके हमें बता दो, भारत में जो सहकारिता मंत्रालय नया जुड़ा है, इसके मंत्री कौन बनाए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट डे आया वो 4 तारीख को आया, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को दोस्तों अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो ये मनाता है ये दिवस, ठीक है। इसके बाद कोई बड़ा दिवस नहीं आया जुलाई मंथ में, अब बड़ा दिवस आया 11 जुलाई को, ठीक है। इसके पहले जून मंथ में और मई मंथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, दिवस और थीम से बहुत अच्छे अच्छे दिवस आए हैं, तो उन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी हो, MZT ऐप ओपन किया कीजिए, स्टडी मटेरियल में जाया कीजिए और फ्री में ये सारी चीज़ें आप लोग देख लिया कीजिए, ठीक है। जब भी कोई डाउट हो, आप कभी डिस्कशन कर रहे हो, तुरंत ऐप ओपन करो और जा करके वहाँ पर देख लो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइल के निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स के साथ समझौता किया है आकाश मिसाइलों के डेवलपमेंट के लिए और उसके प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, आकाश मिसाइलों को डिजाइन और डेवलप करेगा भारत डायनेमिक्स। इसके लिए भारतीय वायुसेना के साथ 499 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। कितने का? 499 करोड़ रुपए का। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, भारतीय वायुसेना तो खरीदेगी नहीं अपने पैसे से, उसका पैसा कौन इशू करेगा? रक्षा मंत्रालय करेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से कहें रक्षा मंत्री के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वही डिसाइड करते हैं, ये लोग बैठ करके ही, कि हमें कौन सी मिसाइल चाहिए, कौन सा चीज़ चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट चाहिए। तो भारत डायनेमिक्स फिलहाल इसे डेवलप करेगा और डिजाइन करेगा। 499 करोड़ रुपए की हुई है डील। आकाश मिसाइल की खासियत क्या है? आकाश मिसाइल दोस्तों हमारे भारत के पास एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज की है, लेकिन ये सरफेस टू एयर का काम करती है, ठीक ठाक काम करती है। अभी S-400 के बारे में भी आप सुने होंगे, इसका भी काम ठीक वैसे ही है, सरफेस टू एयर टाइप का ये भी है। बात ये है, ये 400 रेंज वाली एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर कोई मिसाइल अटैक करता है तो हम लोग यहीं से उसे अटैक करके वहीं हवा में ही मार गिराते हैं S-400 मिसाइल से। अब भाई S-400 में खुद का रडार वगैरह लगा हुआ है, तो ये और अच्छे से हो जाता है। S-400 मिसाइल हम लोग किससे ले रहे हैं? रसिया से ले रहे हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक होता है आयरन डोम। आयरन डोम जो होता है वो इजराइल के पास है, अभी हमास के प्रति उसने यूज किया था, हमास के खिलाफ यूज किया था उसने, ठीक है, ड्रोन वगैरह को और छोटी रेंज की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए। आकाश टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल जो आकाश मिसाइल है, इसमें रडार वगैरह तो नहीं लगे हैं, लेकिन हाँ अगर रडार से पता लग जाता है कोई मिसाइल आ रही है तो हवा में उसे भी मार गिराया जा सकता है। भारत डायनेमिक्स के बारे में बात करें तो 1970 में स्थापित हुआ, हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है, CMD हैं कोमडोर सिद्धार्थ मिश्रा जी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने हेल्मा P नामक लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने इसका परीक्षण किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। हेल्मा P नाम का ये जो लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है दोस्तों, इसका परीक्षण फ्रांस ने अभी फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी भाग में अटलांटिक तट के पास किया हुआ है। हेल्मा P, इसका फुल फॉर्म जानिए, हाई एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस पावर, ये इसका फुल फॉर्म है। एक फ्रांसीसी स्टार्टअप है सिलास, CILAS, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है।
ये 3 किलोमीटर की दूरी तक के जो ड्रोन उड़ रहे होंगे इसके आसपास उनका पता लगा सकता है, और अगर वो ड्रोन 1 किलोमीटर की रेंज में आ जाते हैं तो उनको नष्ट भी कर सकता है। ये है इसकी पावर हेल्मा पी की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, अभी आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में कुछ ड्रोन हमले हुए भारतीय वायुसेना के बेस पर हुए, ठीक है, और ये आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे। तो ऐसे में भारत अब इसका उपचार ढूंढ रहा है बहुत तेजी के साथ। इस पर वो इजराइल के आयरन डोम से भी बातचीत चल रही है, इजराइल का आयरन डोम लेने के लिए भी, और भारत के DRDO ने भी कमर कस ली है, बना रहा है बहुत तेजी के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है। और फिर भी अभी इमरजेंसी के लिए अगर ये परीक्षण सक्सेस होता है तो क्या पता, हो सकता है भारत इससे डील कर ले, ठीक है। भारत ऑलरेडी राफेल ले ही चुका है फ्रांस से, तो भारत ये भी ले सकता है, हेल्मा पी भी ले सकता है, ठीक है, अगर ठीक ठाक इसका रिस्पॉन्स रहा तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब फ्रांस आया है, फ्रांस देखेंगे हम लोग वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर इसकी लोकेशन। तो सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आएंगे हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहुंचते ही आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए इटली दिख जाएगा, इटली के जस्ट यहाँ पर पास में है फ्रांस, ठीक है, ये बड़ी सी कंट्री जो है ये है फ्रांस। फ्रांस के बारे में जानिए। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। क्या होती है? पेरिस, ठीक है। अब देखिए पेरिस में क्या होने वाला है, अभी ओलंपिक होने वाला है, 2024 का ओलंपिक होने वाला है। पेरिस में क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। पेरिस में फीफा की स्थापना हुई थी, पेरिस में दोस्तों आईफल टावर है, इसको याद रखना है। अच्छा, फ्रांस से अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था जब मैंने आपको बताया था कि अभी 7वीं हिंद महासागर नौसेना की संगोष्ठी आयोजित की गई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। फ्रांस ही दोस्तों पहला देश बना था GST लागू करने वाला, पता ही होगा। भारत कौन सा देश बना था, कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। GST पर मैंने वीडियो भी दी हुई है आपको। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इमैनुअल मैक्रोन को चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला था। फ्रांस की करेंसी क्या होती है? यूरो होती है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको फ्रांस से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन के दोबारा प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो स्वीडन के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों स्टीफन लोफवेन। कौन? स्टीफन लोफवेन। अभी आपको याद हो तो अभी पिछले महीने ही मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये अपनी संसद में विश्वास मत खो चुके थे, तो इन्होंने जून 2021 में ही इस्तीफा दे दिया था स्टीफन लोफवेन ने स्वीडन के प्रधानमंत्री पद से। लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से ये चुन लिए गए हैं, ठीक है। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तब स्वीडन के इतिहास में अविश्वास मत के बाद इस्तीफा देने वाले ये पहले इकलौते प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन एक बार फिर से इन्हें नियुक्त कर लिया गया है। फिलहाल ये जब पहली बार नियुक्त हुए तो वो साल था 2014 जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अब ये दोबारा नियुक्त किए गए हैं। अब स्वीडन आया है, स्वीडन के बारे में भी हम लोग देखते हैं है कहाँ पर ये। तो देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपीय महाद्वीप में आने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको नॉर्वे के पास दिख जाएगा ये बड़ा सा देश स्वीडन, ये रहा, ये है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल क्या होती है? स्वीडन की कैपिटल होती है दोस्तों स्टॉकहोम। क्या? स्टॉकहोम। यहाँ की करेंसी होती है स्वीडिश क्रोन। अच्छा, स्टॉकहोम से याद आया आपको सिप्री याद आ रहा होगा, सिप्री जो हथियार वगैरह पर रिपोर्ट अपनी जारी करती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्वीडन के द्वारा ही जारी किया जाता है। स्टीफन लोफवेन यहाँ के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया ओपन चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट किसने जीता? तो अभी हाल ही में भारत के निहाल सरीन ने, किसने? निहाल सरीन ने जीत लिया है दोस्तों सर्बिया ओपन चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट। ये शतरंज का टूर्नामेंट होता है। निहाल सरीन जो कि हैं भारत के ग्रैंड मास्टर, इन्होंने ये जीत लिया है। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। ये 16 वर्ष के अभी खिलाड़ी हैं, इनकी उम्र 16 वर्ष है। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं, ठीक है, केरल के रहने वाले हैं निहाल सरीन, ठीक है। अभी ये लगातार दूसरी बार जीते हैं कोई शतरंज का खिताब। इससे पहले अभी सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीते थे जून 2021 में, यानी पिछले महीने, और अभी एक और खिताब जीत लिए। अच्छा, ऑप्शन में कुछ और नाम दिख रहे हैं, इनके बारे में जान लीजिए। डी गुकेश, ये दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र के या कहें भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अभिमन्यु मिश्रा, ये भारत के ही मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं, और अभी हाल ही में ये बने थे दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, याद रखना है नाम।
अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं हैं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर 1991 में बने थे और इन्हीं को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार भी मिला था, भारत का सबसे पहला खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 जीती? तो अभी हाल ही में जयला एवांट गार्डे ने जीती है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021। समझिए इस चीज़ को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जयला इवांका गार्डे, ये दोस्तों ये लुइजियाना की न्यू ओर्सलिन की रहने वाली हैं, एक अफ्रीकी अमेरिकी मूल की हैं। ठीक है, जियाला एवांट, इनकी उम्र है महज 14 वर्ष और इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में जीत लिया है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता क्या होती है, पहले इसके बारे में समझिए। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता दोस्तों एक ऐसी प्रतियोगिता है जो बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में अमेरिका में आयोजित होता है। एक ऐसा चैंपियनशिप, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें छात्रों को उनकी वर्तनी को सुधार करने में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार करने के लिए, इन सब के लिए उनसे प्रोनाउंसिएशन कराया जाता है वर्ड दे दे करके। ठीक है, तो इसमें बच्चों के द्वारा जो सही वर्तनी की जाती है तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है। कितना पुरस्कार राशि दिया जाता है पता है? 50,000 USD, 50,000 US डॉलर। ठीक है, इन्होंने अभी जो वर्तनी शुद्ध वर्तनी की है वो की है मुरैया की। ठीक है, MURRAYA, इसकी सही वर्तनी की और जीत गई 50,000 अमेरिकी डॉलर। इसका क्या मतलब होता है? उष्णकटिबंधीय एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई पेड़ों की एक प्रजाति है दोस्तों ये, जिसमें पीनट के पत्ते और फूल होते हैं, इसे मुरैया कहा जाता है। 93 वर्षों के इतिहास में प्रतियोगिता जीतने वाली ये पहली अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी बन गई हैं जयला इवांट गार्डे। क्लियर। अच्छा, सेकंड पोजीशन पर रही दोस्तों चैत्र थुम्माला जो कि सैन फ्रांसिस्को की हैं लेकिन ये भारतीय मूल की हैं। थर्ड पर रही भावना मादिनी, ये भी भारतीय मूल की हैं लेकिन न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया तो अभी हाल ही में दोस्तों एरिक गार्सेटी को नियुक्त किया गया है भारत में अमेरिकी राजदूत। यानी ये भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें ये एम्बेसडर का काम करेंगे, एरिक गार्सेटी। ठीक है, किसकी जगह पर आए हैं ये केनेथ जस्टर की जगह पर आए हैं। केनेथ जस्टर इससे पहले थे। ठीक है, तो वो भारत के अमेरिकी राजदूत थे, भारत में अमेरिकी राजदूत थे, अब एरिक गार्सेटी होंगे। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है तो आप बताएंगे तरणजीत सिंह संधू। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, तरणजीत सिंह संधू जी। ठीक है, गार्सेटी दोस्तों ये लॉस एंजल्स के पहले यहूदी मेयर भी हैं। 2014-15 से ही ये वहाँ के मेयर हैं। कुछ और ऑप्शन में नाम दिख रहे हैं जैसे कि एंटनी ब्लिंकन। ये कौन है? ये दोस्तों विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के। जैसे विदेश मंत्री होते हैं भारत में, ऐसे वहाँ पर विदेश सचिव होते हैं। लॉयड ऑस्टिन जो हैं ये रक्षा सचिव हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा? दोस्तों नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने पीके फिल्म जो आमिर खान की आई थी 2014 में, उसको अपने संग्रह में, अपने कलेक्शन में जोड़ लिया है। इसके निगेटिव्स को अपने पास सिक्योर कर लिया है। ठीक है, ये राजकुमार हिरानी की फिल्म थी, 2014 में आई थी। तो नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने ओरिजिनल कैमरा निगेटिव्स को अपने पास संरक्षित कर लिया है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हुई थी। वर्तमान में NFAI के अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन है? प्रकाश मगदुम जी हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में किससे फन 88 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो फन 88 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों डैरेन सैमी को। डैरेन सैमी ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और इनको अभी हाल ही में फन 88 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, फन 88 जो है दोस्तों एक ये ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर, एक कंपनी है जो गेम से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड स्पोर्ट न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे क्रिक बज़ वगैरह है। ठीक है, तो क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, फुटबॉल हुआ, इन सभी खेलों पर एनालिसिस जारी करना हुआ या न्यूज़ जारी करना हुआ, ये सब ये बताती है फन 88 जो है। अच्छा, डैरेन सैमी को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि दोस्तों फन 88 देखिए इसके नाम में है फन 88 इसके नाम में है और डैरेन सैमी की जो जर्सी है, जर्सी का नंबर जो है वो 88 है और 20 सालों से है। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा क्योंकि जर्सी नंबर ये डैरेन सैमी का पहचाना जाता है। अब देखिए डैरेन सैमी के बारे में जानिए थोड़ा सा। ये वेस्ट इंडीज़ के महानतम प्लेयरों में से एक गिने जाते हैं दोस्तों।
इन्होंने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जिताया है वेस्ट इंडीज को, और इकलौते ऐसे कप्तान हैं दुनिया में जो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 2012 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था। इंग्लैंड के खिलाफ 2016 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया था वेस्ट इंडीज को। ओके, ये वेस्ट इंडीज की तरफ खेलने वाले ये पहले सेंट लूसियन क्रिकेटर भी बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक अपनी पुस्तक लॉन्च की? तो दोस्तों अभी हाल ही में करीना कपूर खान ने लॉन्च की है द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की अपनी पुस्तक। इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी कवर कर चुका हूं क्वेश्चन। ठीक है, प्रेगनेंसी बाइबल जब ये लिख रही थी, स्टार्ट की थी, अनाउंसमेंट की थी, तभी मैंने आपको बताया हुआ था। अब करीना कपूर खान दोस्तों ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। इसके अलावा भी कुछ और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी बुक लिखी है, उसको भी याद रखिएगा। जैसे प्रियंका चोपड़ा हैं, इन्होंने अनफिनिश्ड नाम की पुस्तक लिखी थी। क्या? अनफिनिश्ड। गौरी खान हैं, इन्होंने माई लाइफ इन डिज़ाइन नाम की पुस्तक लिखी थी, शाहरुख खान की वाइफ हैं। ताहिरा कश्यप जो कि आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं, इन्होंने अभी हाल ही में पुस्तक लिखी थी द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। क्या? द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। अच्छा, एक और नाम है कल्की कोचलिन। कल्की कोचलिन ने भी अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक का नाम है एलिफेंट इन द वोम। क्या? एलिफेंट इन द वोम। ये सभी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। लाइक नहीं करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो जो लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देखने के बाद भी लाइक जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसे ही बेस्ट करंट अफेयर के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, हाईएस्ट क्वालिटी के साथ मिलते रहेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपके कवर होते रहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखो। वीडियो को देख लियो आप, इसकी क्विज भी आप सॉल्व कर सकते हो डिटेल्स के साथ, और ये सारी डिटेल्स के साथ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो MZT ऐप से। गूगल प्ले स्टोर से आप MZT ऐप जरूर इंस्टॉल करें, वहाँ पर वीडियो कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हैं सबसे कम दामों में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए पॉलिटी से मैंने फिर क्वेश्चन लिया हुआ है, पॉलिटी आपका कवर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में कहा गया है? किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित अनुच्छेद को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? देखिए वीडियो कोर्स जो लॉन्च हुआ है पॉलिटी का, इसमें दोस्तों मैंने ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको कवर कराए हुए हैं। चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर का डिटेल वीडियो भी दिया जाता है, डिटेल नोट्स दिया जाता है और डिटेल मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। तो आप सभी चीज़ें पा सकते हो सिर्फ 199 में। इंडियन पॉलिटी का वीडियो कोर्स जो अवेलेबल है, जा करके एप्लीकेशन में चेक कीजिए। अगर आप इंडियन पॉलिटी को मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं। फिलहाल इन चारों क्वेश्चंस के बारे में आप आंसर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, इसे वीडियो को शेयर भी कर देना, जरूरी है शेयर करना। चलिए बस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।